जम्मू कश्मीर और हरियाणा में मताधिकार के माध्यम से जनता ने जो फैसला लिया था वो रुझानों की शक्ल में निरंतर आगे बढ़ रहा है। प्रारंभिक तौर पर जो रुझान थे उनमें 2 घंटे बाद बदलाव आया और उसके बाद से वो बदलाव बदस्तूर जारी है। शुरुआती रुझान हरियाणा के संदर्भ में जो आया था उसके जगह कांग्रेस की लहर दिखाई दे रही थी। शायद वो रुझान जो एग्जिट पोल में लहर बताई गई थी उसकी कॉपी पेस्ट थी, पर जब वास्तविक तौर पर रुझान आने शुरू हुए तो एक बार फिर हरियाणा के संदर्भ में एग्जिट पोल धराशायी हो गए, ठीक वैसे ही जैसे 2019 के चुनाव में हुए थे। 2019 में भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट तौर पर सत्ता में ला रहा एग्जिट पोल कहीं दिखाई नहीं दिया। जब वास्तविक परिणाम आया, भारतीय जनता पार्टी को जननायक जनता पार्टी की बैसाखी के सहारे सत्ता में बने रहने के लिए मजबूर होना पड़ा। लेकिन 2024 के संदर्भ में जब दोपहर के 12 बजने की ओर अग्रसर है तो भारतीय जनता पार्टी अब तक का सबसे बेहतर प्रदर्शन करने की ओर अग्रसर है। जिस भारतीय जनता पार्टी को 25 सीटों पर एग्जिट पोल ठहरा दे रहे थे, वो भारतीय जनता पार्टी इस समय 50 सीटों पर आगे चल रही है, जो उसके 2014 के सबसे बेहतर प्रदर्शन 47 सीटों से 3 सीटें ज्यादा है। वहीं कांग्रेस पार्टी 2014 और 2019 दोनों के मुकाबले बेहतर प्रदर्शन कर रही है, पर वो प्रदर्शन ऐसा नहीं है जो उसे सत्ता में ला सके। भूपेंद्र सिंह हुड्डा नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में थे, चाहेंगे तो जनता के स्तर पर उन्हें नेता प्रतिपक्ष की भूमिका पार्टी हाईकमान की मदद से फिर से मिल जाएगी, ऐसा अभी के रुझान बता रहे हैं। क्योंकि अब समय काफी हो रहा है तो इन रुझानों में बहुत बड़े बदलाव के संदर्भ में इसलिए उम्मीद नहीं है, क्योंकि एक बड़ी संख्या में बड़ा अंतर सामने दिखाई देने लगा है। जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के गढ़ के तौर पर पहचान रखता था, वहां पर भी मामला कांग्रेस के लिए उतना बेहतर नहीं है। हमारे पास जो आंकड़ा है उसमें देशवाल रीजन के संदर्भ में अर्थात रोहतक, सोनीपत और झज्जर, यहाँ की स्थिति क्या है? तो रोहतक के अंतर्गत भारत भूषण बत्रा जो वर्तमान में विधायक है, शुरुआत में पीछे चल रहे थे, अब मनीष ग्रोवर के मुकाबले आगे हैं। महम से बलराम दांगी अपने पिता की हार का बदला लेने के लिए अग्रसर हैं। उनके मुकाबले पिछली बार निर्दलीय चुनाव जीते बलराम कुंडू तकरीबन 3,500 वोटों से पीछे चल रहे हैं। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी यहां पर शर्मनाक हार की ओर अग्रसर है। भारतीय जनता पार्टी ने यहां से पूर्व कबड्डी खिलाड़ी दीपक हुड्डा को मैदान में उतारा था। तकरीबन 12,000 वोटों की गिनती के बाद बलराम दांगी को जो वोट मिले उसके मुकाबले 2,500 वोट पाए हैं कुल जमा। दीपक हुड्डा ने चौथे नंबर पे, तीसरे नंबर पे राधा एलावत है जो पूर्व भाजपा नेता शमशेर खड़खड़ा की पत्नी है। इन्हें लोगों की तरफ से प्रत्याशी के रूप में समर्थन प्राप्त है। मूलतः निर्दलीय हैसियत में उन्हें आप देख सकते हैं, पर उनकी स्थिति इस प्रकार की दिखाई दे रही है। दूसरी तरफ अगर आप बात करें कि गढ़ी सांपला किलोई से, तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के विधायक बनने पर कोई संशय नहीं है। तकरीबन 25,000 वोटों से वो आगे चल रहे हैं। पर कलानौर से भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी रेणु डावला 5,500 वोटों से आगे चल रहे हैं। मतलब ये सीट भाजपा जीतने की ओर आगे ठीक ठाक तरीके से बढ़ गई है। झज्जर जिले की अगर बात करते हो तो झज्जर जिले के अंतर्गत 4 सीटें आती हैं। झज्जर से गीता बुक्कल प्रखर नेत्री हैं, प्रखर नेता हैं, पूर्व में मंत्री रही हैं, वह 2,151 वोटों से आगे चल रही हैं। बेरी से कांग्रेस के रघुवीर कादियान फिर से विधायक बनने जा रहे हैं, 8,500 वोटों से आगे चल रहे हैं। बड़ा अंतर होता है विधानसभा चुनाव में। अगर आपको 5,000 से ज्यादा वोटों का लीड मिल जाती है तो आप काफी नजदीक पहुंच जाते हैं जीत के, और 10,000 को अगर आप आंकड़ा पार कर गए तो कोई चमत्कार ही है जिसमें ये जाहिर हो कि आप चुनाव हार गए। तो रघुवीर कादियान उसके करीब है, 8,659 वोटों से आगे हैं। बादली से ओम प्रकाश धनखड़ एक बार फिर हार की ओर आगे बढ़ चले हैं। कुलदीप वत्स उनके मुकाबले में 6,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। बहादुरगढ़ से निर्दलीय राजेश जून विधायक बनेंगे, हर हाल बनेंगे, क्योंकि वो 8,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। निर्दलीय का इतना आगे होना बता रहा है कि अब उन्हें विधायक बनने से कोई रोक नहीं सकता। सोनीपत के संदर्भ में चौंकाने वाले परिणाम है और भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मुख्यमंत्री के तौर पर अगर कोई नहीं देखना चाहता है तो उसमें सोनीपत जिला का रुझान साफ तौर पर इशारा करता है। सोनीपत शहर से, जहां से कविता जैन की बगावत की चर्चाएं थी, राजीव जैन की बगावत की चर्चाएं थी, इसके बावजूद भी सुरेंद्र पवार जो जेल में समय बिताकर आए थे वो चुनाव हार रहे हैं। निखिल मदान 7,195 वोटों से आगे हैं। भाजपा के तमाम बड़े नेताओं के असहयोग के बाद
गन्नौर से निर्दलीय देवेंद्र कादियान, जिनका समर्थन जरूरत पड़ने पर भाजपा को ही मिलेगा ऐसा अनुमान है, 8,000 वोटों से आगे है। फिर वही बात, अगर निर्दलीय 8,000 वोटों से आगे है तो वो विधायक बनेगा ही। तो देवेंद्र कादियान अब 11,000 वोटों से, हमने कहा था 8,000 पे ही विधायक बनना था, अब 11,000 के बाद तो आप चाहे तो देवेंद्र कादियान को फोन करके अगर आपका परिचय तो बधाई दे सकते हैं। आप में से कई लोग देवेंद्र कादियान की खातिरदारी का आनंद लिए हैं। जब आप दिल्ली से चंडीगढ़ जाते हैं तो आपको दाएं बाएं मन्नत 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 दिखाई देता है। वो मन्नत किसी और का नहीं, देवेंद्र कादियान का है। विधायक बनने जा रहे हैं। राई, जहां से वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल जी विधायक हुआ करते थे, इस बार चुनाव नहीं लड़े हैं, वहां पर कांटे का मुकाबला फंसा हुआ है, पर भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी कृष्णा गहलावत 200 वोटों से आगे चल रही है। बड़ौदा से कांग्रेस के इंदुराज नरवाल आ गए हैं, लेकिन वो अंतर 2,000 वोटों का ही है। गोहाना से अरविंद शर्मा विधायक बनने की ओर अग्रसर हो गए क्योंकि वो तकरीबन 6,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। खरगोदा से भाजपा के पवन खरगोदा मात्र 25 वोटों से आगे है। तो आप इसको कहीं पर भी मान सकते हैं, पर इससे ये पता चलता है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जो अपने आप को मुख्यमंत्री के तौर पर सबसे मजबूत आंक रहे थे, उनके अपने गढ़ में वैसा समर्थन नहीं मिल रहा है। अब ऐसे हालात के बीच में हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के विचारवान प्रवक्ता वीरेंद्र सिंह चौहान जी जुड़ रहे हैं। तो वीरेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत इन परिस्थितियों में आपका। जी वीरेंद्र जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी वीरेंद्र जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? अब आवाज आई आपकी। वीरेंद्र जी बड़े द्वंद्व में हैं, लोगों की बधाई स्वीकार करूं या चैनलों पर प्रतिक्रिया दूं, इस द्वंद्व से कैसे निपटना है वीरेंद्र जी? डॉक्टर साहब, जब आपसे परसों बात हुई थी तब भी मैं द्वंद्व में नहीं था, आज भी मैं द्वंद्व में नहीं हूं। संयोग से, सौभाग्य से, जो परसों आपसे मैंने कहा था कि हम बहुमत के आंकड़े को छुएंगे, उसको पार कर लेंगे, और हल्की फुल्की कहीं कमी रह भी गई तो उसको भी प्रबंध, उसका सुप्रबंध हो जाएगा, वही परिणाम आज आते दिखाई दे रहे हैं। और हमारे जो विरोधी हैं, उनके मन के जो लड्डू जो उनके मन में फूट रहे थे, वो धरातल पर फूटते बिखरते दिखाई दे रहे हैं। जो ट्रेंड अभी है पिछले 1.5 घंटे से, ये ट्रेंड कायम रहेगा ऐसा प्रतीत होता है। भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर हरियाणा में पूर्ण बहुमत की सरकार डॉक्टर साहब बनाएगी, और हमारे विरोधियों ने जिस जिस तरह के हमारे विरुद्ध यूं कहिए षड्यंत्र किए, प्रलाप किया, कुप्रचार किया, वो सब असफल होता दिख रहा है। ये जो आपका चौहान साहब सुप्रबंधन पे बड़ा जोर रहता है, ये एग्जिट पोल और एग्जैक्ट पोल के बीच में भी कोई सुप्रबंधन किया गया? नहीं डॉक्टर साहब, देखिए, मैंने सुप्रबंधन शब्द का जो प्रयोग किया था वो उसका संदर्भ बड़ा स्पष्ट था। मैंने ये कहा था कि हमने चुनावों में सुप्रबंधन किया, बेहतरीन ढंग से हम चुनाव लड़े, और एक संदर्भ और था, मैंने तब भी कहा था, फिर से दोहराता हूं, वो यही था कि मान लीजिए 1 आध 2 सीट की कहीं कमी रह जाती है, बहुमत के पावन आंकड़े से हम पीछे रह जाते हैं, तो हमारे कुछ और मित्र भी तो जीत कर आएंगे, वो हमारे साथ रहेंगे, हमको इस चीज का विश्वास है। तो सुप्रबंधन अर्थात सुप्रबंधन सकारात्मक, कुछ नकारात्मक नहीं, कुछ विध्वंसक नहीं। हम प्रजातांत्रिक मूल्यों में विश्वास रखने वाला राजनीतिक दल हैं। ये मैंने उस दिन भी कहा था, मैं फिर से आपको आपके सामने विनम्रता से ये दोहरा रहा हूं। हम जिस ट्रेंड पर पिछले 1.5 घंटे से हैं, ये ट्रेंड कायम रहना लगभग तय है डॉक्टर साहब, और जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार सीधे तौर पर बनती दिखाई दे रही है। मैं अगर ये भी कहूं डॉक्टर साहब, आपको तो याद होगा, आपके कई दर्शकों को भी याद होगा कि जो मतदान के बाद आपकी मेरी चर्चा हुई थी, ये उस चर्चा में जो मुझसे कहा गया वो लगभग शब्दशः सही साबित हो रहा है। हम 47-48 पर हैं, कुछ हेरफेर भी मामूली होता है तो वो वहीं रहेगा, ये 48 का 49 भी हो सकता है, और कहीं थोड़ा नीचे गए तो 45 पर रहेंगे।
45 के 46-47 होना कोई बड़ी उसमें जोड़ घटा करने की हमको आवश्यकता नहीं दो पड़ेगी। निर्दलीय आपके निर्णायक बढ़त पर आ गए हैं, एक सावित्री जिंदल और दूसरे देवेंद्र कादियान, एक दाई जेब में एक बाई जेब में। मैंने डॉक्टर साहब पहले ही कहा कि सारी स्थितियां जी भारतीय जनता पार्टी के अनुकूल हैं, और इसलिए अनुकूल हैं कि हमने 10 साल अच्छे काम किए। उन अच्छे कामों को प्रयास पूर्वक चुनावी दंगल में, चुनाव के मैदान में जनता जनार्दन के सम्मुख प्रस्तुत किया। हां, कभी कभी ये हो जाता है डॉक्टर साहब, इस बात से इनकार ना आप कर सकते हैं न मैं कर सकता हूं, कि आप बेहतरीन काम करके भी कभी कभी जनता रूपी जनार्दन को प्रसन्न नहीं कर पाते हैं। लेकिन सुखद बात है, अच्छा संयोग है, हमारे अनुकूल समय है, परिणाम हमारे अनुकूल आ ही रहे हैं। हमने जो काम किया वैसा वैसा परिणाम आ रहा अच्छा, है। एक वो बताओ वीरेंद्र चौहान जी, आप किस बात में इतने मुग्ध हो, इतने प्रसन्न हो, इतने उल्लसित हो? ये भाजपा का आंकड़ा स्क्रीन पे 48-49 दिख रहा है, इसलिए इतने प्रसन्न हो, या आप इस बात से इतने प्रसन्न हो कि देखो अनिल भी चुनाव हार रहे हैं, ये कंवरपाल गुर्जर भी चुनाव हार रहे हैं, ये ज्ञानचंद गुप्ता भी पीछे चल रहे थे, ये आरती राव भी पीछे चल रही हैं, ये जितने भी अपने आप को मुख्यमंत्री पद के संदर्भ में दावेदार हकदार बता रहे थे, वो सब विधायक के तौर पर ही खारिज होते दिखाई दे रहे हैं, इसलिए इतने मुग्ध हो। भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री के तौर पर श्री नायब सिंह सैनी जी के नाम की उद्घोषणा चुनाव घोषित होने से कई महीने पहले कर दी थी। इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता, किसी कार्यकर्ता, उसको अधिकार है कि वे अपनी आकांक्षा को अभिव्यक्त करें। इसलिए उनकी महत्वाकांक्षा की अभिव्यक्ति को महत्वाकांक्षा के स्तर पर उनके व्यक्तिगत आकांक्षा के नाते ये नहीं कहा जा सकता कि वो गलत है, परंतु पार्टी के नाते, संगठन के नाते, संगठन के सभी अधिकारियों ने स्पष्ट रूप से कहा, मुख्यमंत्री, जनता हमें जनादेश जारी करती है, जनता का हुक्मनामा हमारे पक्ष में आता है तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी होंगे, ये तय है। रही बात किसी के पीछे चलने या हारने से उल्लसित होने, प्रसन्न होने की, तो डॉक्टर हिमांशु जी, भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता अगर पीछे रहता है तो वीरेंद्र सिंह चौहान को और भारतीय जनता पार्टी के किसी भी अच्छे कार्यकर्ता को उससे खुशी नहीं हो सकती, पीड़ा ही होती है। भारतीय जनता पार्टी में श्री अनिल विज, वो एक योद्धा जैसे नेता, कार्यकर्ता और मंत्री के नाते उन्होंने काम किया है। मैं नहीं मानता कि वो हारेंगे, अंततोगत्वा उनको विजयश्री प्राप्त हो सकती है। ट्रेंड्स में और सुधार आने की संभावना रहेगी। भारतीय जनता पार्टी के मैंने एक शब्द प्रयोग किया था कि इतने कमल पक्के तौर पर के ईवीएम में से निकलेंगे कि हम अपने दम पर कमल के निशान वाली, पूर्ण बहुमत वाली, पूर्ण आत्मविश्वास वाली सरकार बना लें। वो होता दिख रहा है। कुछ लोग, हो सकता है हमारे वरिष्ठ नेता जैसे अभी कंवरपाल जी पीछे चल रहे हैं, विज साहब का आंकड़ा सामने मेरे नहीं आया अभी तक, लेकिन कुछ लोग अगर हारते भी हैं हमको दुख होगा, और जहां हम हारेंगे, 90 तो नहीं हम जीत रहे निश्चित तौर पर, तो 90 में से जिन सीटों पर हम हारेंगे, पार्टी संगठन में अंदरूनी तौर पर हम लोग बैठ करके उसकी समीक्षा पहले भी करते हैं, अब भी करेंगे। महत्वपूर्ण बात यह है, जनादेश हमारे हक में अंततोगत्वा आता है, जो कि आता दिखाई दे रहा है, तो हमारी प्राथमिकता होगी कि हमने जो संकल्प अभिव्यक्त किया था अपने संकल्प पत्र में, उस संकल्प पत्र की एक एक पंक्ति को, एक एक संकल्प को हम धरातल पर उतारें। डॉक्टर साहब, अरे चौहान साहब, ये बताओ 2014 और 2024 में कितना बदल गया ना। 2014 में कई नेता विधायक इस उम्मीद को जगा के बन गए थे कि देखो मैं अगर विधायक बन गया तो मुख्यमंत्री भी बन सकता हूं, और 2024 में वो सारे निपटते दिख रहे जिन्होंने ये बताया मैं मुख्यमंत्री बन सकता हूं। और राव इंद्रजीत भी बोल रहे थे इस बार शायद मेरी सुध लग जाएगी, उनकी बेटी संकट में आ गई, आरती राव नाम है, आप जानते हैं शायद। वो अनिल विज ने कहा था डॉक्टर साहब बोलने दो, मैं दावेदारी करूंगा अपनी मुख्यमंत्री पद के संदर्भ में। निपटते दिख रहे हैं साहब। वो डॉक्टर साहब, कंवरपाल गुर्जर, उन्हें भी काफी सीनियरिटी हो गई थी। क्या कहते हो, हालात बहुत बदल गए, जनता को भाया नहीं। जिसने भी नायब सैनी को चुनौती थी भाजपा में, वो सब निपटते हुए दिख रहे हैं। क्या कहते हो आप?
मैं ये कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने आरती राव जी को भी मैदान में उतारा, भारतीय जनता पार्टी ने ही श्री अनिल विज को मैदान में उतारा। भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं। भारतीय जनता पार्टी का संगठन पुरजोर ताकत के साथ अपने प्रत्येक कार्यकर्ता को जिताने के लिए चुनाव लड़ा और अंतिम निर्णय आपके मेरे हाथ में कहां है? ईवीएम का बटन वो तो जनता जनार्दन के हाथ में है। किसको नकारना, किसको फटकारना, किसको दुलारना, फैसला क्यों है इसमें मीमांसा कर रहे थे? वो भाजपा क्या कमाल का प्रदर्शन कर रही है, कैसे नए नए लोग चुनाव जीतने जा रहे हैं। मैंने तो आपसे केवल इतना समझना चाहा कि आपको भी ऐसा महसूस हो रहा है कि देखो नायब सैनी की लोकप्रियता प्रदेश में किस स्तर पर पहुंच गई है। जिसने नायब सैनी को चुनौती देने की कोशिश की भाजपा के अंदर, वो सारे निपट रहे हैं। इस आकलन से आप कितने सहमत हैं भाई? आपको भी तो सुनाई दिया था ना, राव इंद्रजीत ने कहा था इस बार मेरी सुध लग जाएगी। कहां से लग जाएगी, बेटी हार जा रही है। वो अनिल विज ने कहा था मैं सबसे सीनियर हूं, मैं मुख्यमंत्री पद की दावेदारी करूंगा। तो सीनियरिटी को रखो, जब विधायक ही नहीं रहोगे तो दावेदारी किस बात की? तो मेरा आपसे सवाल इस बात को लेकर है कि आप भी इत्तेफाक रखते हो कि नहीं रखते हो कि नायब सैनी ने कम समय में ही क्या जनता के स्तर पर लोकप्रियता पाई है कि जिस नेता ने भी नायब सैनी को ललकारने की हिम्मत की है उसको जनता ही निपटा दे रही है। क्या कहते हो? देखिए, मैं आपको, आप जो विश्लेषण कर रहे हैं उस विश्लेषण को चीर डालूं, उसको तार तार कर दूं, ऐसा मेरा कोई मन नहीं है। मैं केवल इतना कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी ने श्री नायब सैनी को मुख्यमंत्री बनाने का ऐलान करके चुनाव लड़ा। भारतीय जनता पार्टी के इस ऐलान को, भारतीय जनता पार्टी के इस संकल्प को प्रदेश की जनता स्वीकार कर रही है। हम गदगद हैं इस बात से, हम नतमस्तक हैं, विनत हैं, बहुत विनम्रता से प्रदेश की जनता और मतदाता को प्रणाम कर रहे हैं। साहब, जनता का निर्णय प्रजातंत्र में अंतिम होता है। संकट से उबारता हूं मैं वीरेंद्र जी। भाजपा के अंदर नायब सैनी को दी जा रही चुनौती पे बात नहीं करते, दूसरे आकलन पर चलते हैं। देखो, भारतीय जनता पार्टी ने नायब सैनी को मुख्यमंत्री बनाने का फैसला किया तो जननायक जनता पार्टी ने अपना रास्ता अलग कर लिया, दुष्यंत चौटाला अलग हो गए। उस जननायक जनता पार्टी और उसके नेता दुष्यंत दिग्विजय चौटाला को जनता सीधे निपटा दे रही है। क्या बोलते हो आप? नायब सैनी की लोकप्रियता कितने आसमान पर है, खाता नहीं खुल रहा जननायक जनता पार्टी का। नायब सिंह सैनी जी लोकप्रिय हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। नायब सिंह सैनी जी ने मुख्यमंत्री बनने के बाद बहुत यूं कहिए बहुत तीव्र गति से अपनी जगह जनता के मनों में बनाई, इसमें कोई संदेह नहीं। हम चुनाव से पहले भी ये कह रहे थे कि उनका मुस्कुराता हुआ मुखमंडल, उनका एनर्जी लेवल, जिस अंदाज में वो लोगों से मिलते हैं, उस सब से उनका अपना ग्राफ और पार्टी का ग्राफ बढ़ा है। ये हम चुनाव से पहले भी कह रहे थे, अब जनता उस पर मोहर लगाती दिखाई दे रही है। रही पर आप इस बात जननायक को जनता पार्टी की बात, मैं जेजेपी पर जो काम मनोहर लाल खट्टर जी 9.5 साल मुख्यमंत्री बनकर नहीं कर पाए, जनता का वो समर्थन वो नहीं जुटा पाए, नायब सैनी ने कमाल कर दिया। 4 महीने में स्वयं का और पार्टी का कद इस कदर बढ़ा दिया। आप मानते हो कि नहीं मानते हो? थोड़ा देर कर दी। अगर नायब सैनी को साल भर पहले प्रदेश अध्यक्ष की जगह मुख्यमंत्री बना दिया होता तो लोकसभा में भी 10 की 10 सीटें भाजपा को आ गई होती। क्या कहते हो आप? ये होता तो ये होता, यूं होता तो वो होता, ये काल्पनिक बातें हैं डॉक्टर साहब। बहुत लोग कहते हैं, लेकिन जो आप कह रहे हैं, बहुत लोग कहते हैं हरियाणा में कि नेतृत्व परिवर्तन भारतीय जनता पार्टी अगर थोड़ा और पहले करती तो शायद और लाभ होता। आपके जो ट्रेंड दिखाई दे रहे हैं उसमें इस पर मोहर लगती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में हम इसको इस रूप में नहीं देखते। भारतीय जनता पार्टी में हम ये कहते हैं कि मुख्यमंत्री के रूप में मनोहर लाल जी ने बेहतरीन काम किया। उन्होंने जिन योजनाओं, जिन कार्यक्रमों को लागू किया, उससे जनता का व्यापक पैमाने पर लाभ हुआ। हाँ, इस बात से मैं भी इनकार नहीं करता कि मनोहर लाल खट्टर बहुत बेहतरीन काम करने के बावजूद लोगों में लोकप्रिय चेहरा नहीं बन पाए, मास लीडर की छवि उनकी शायद नहीं बन पाई। व्यक्ति व्यक्ति के काम करने के अंदाज में और उसके कामकाज के अंदाज को जनता की स्वीकारोक्ति, उसमें हमेशा अंतर हो सकता है। आप बहुत अच्छा काम करने के बावजूद भी लोकप्रिय हों, ये कतई आवश्यक नहीं होता। बहुत ज्ञानवान व्यक्ति बहुत अच्छा वक्ता भी हो और बहुत अच्छा वक्ता ज्ञानवान भी हो, ये दोनों हमेशा एक जैसे हों, दोनों ही चीजें हों, ऐसा नहीं होता। तो ज्ञान की बात कर रहे हैं इस समय पर चौहान साहब,
पर ज्ञान के बीच में मैंने- एक ज्ञान की बात आई है, इस पर आपके द्वारा ज्ञान देने की जरूरत है। कांग्रेस पार्टी के एक बड़े ज्ञानी हैं, नाम है उनका जयराम रमेश, जानते हैं ना आप चौहान साहब? उन्होंने साहब ट्वीट कौन किया नहीं है। जानता। राहुल गांधी की लुटिया डुबाने में जिन लोगों की अच्छी भूमिका रही है उनमें से राम विरोधी जयराम रमेश भी एक हैं। हाँ, पर उनके नाम के साथ में जयराम है तो थोड़ा तो सम्मान कीजिए भाई, राम जुड़ा हुआ है, आप लोग तो बड़े राम भक्त हैं, ऐसा कैसे जय श्री अवहेलना राम, करते रहे? जय श्री राम। तो उन्होंने ट्वीट किया है चौहान साहब, जी उन्होंने जी, कहा है क्या कि कहते हैं? लोकसभा चुनावों की तरह हरियाणा में हम फिर से ईसीआई वेबसाइट पर नए रुझानों को अपलोड करने में धीमी गति देख रहे हैं। क्या भाजपा पुराने और भ्रामक रुझान साझा कर प्रशासन पर दबाव बनाने की कोशिश कर रही है? वो आप बार बार सुप्रबंधन बोल रहे थे, ये जयराम रमेश उसी की ओर इशारा कर रहे हैं क्या चौहान साहब? देखिए, मैं एक बात कहता हूं, जयराम रमेश कितने भी कुतर्कपूर्ण बातें कर लें लेकिन पढ़े लिखे आदमी वो भी हैं। डॉक्टर जी। साहब, आप, मैं, हम सब जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, उसमें कोई हेरफेर संभव नहीं है। जो आंकड़े हैं, जो ट्रेंड है, उसके अपलोड होने में देरी भले ही हो जाए लेकिन उसके पहले या अंतिम परिणाम में रत्ती भर कोई बदलाव कोई अधिकारी नहीं कर सकता, कोई राजनीतिक दल नहीं कर सकता। तो अब जयराम रमेश रूपी खिसियानी बिल्ली परिणाम अपने पक्ष में न आते देखकर ईवीएम का खंभा नोचने की कोशिश करती भी है तो ईवीएम तो साहब बदलने वाली नहीं है। ईवीएम के कैरेक्टर पर, चरित्र पर सवाल कांग्रेस ने पहले भी उठाए हैं, हमारे विरोधियों ने पहले भी उठाए हैं। अब भी वो छाती पीट पीट करके रुदाली कर सकते हैं ईवीएम के नाम पर, लेकिन वही ईवीएम है जो ईवीएम पंजाब में कांग्रेस को जिताती, आम आदमी पार्टी को जिताती है, वही ईवीएम दिल्ली में आम आदमी पार्टी को जिताती है, कर्नाटक में कांग्रेस को जिताती है। तो ये सारी बातें फिजूल की हैं। आंकड़ा अपलोड करने में देरी हो गई, अच्छा भाई साहब, आंकड़ा अपलोड करने में मान लो देरी हो गई, मान लो जयराम रमेश ठीक कह रहे हैं, तो उससे क्या फर्क पड़ जाएगा? आंकड़ा 15 मिनट बाद नहीं तो 20 मिनट बाद अपलोड हो जाएगा। 1 घंटे बाद भी अगर कोई आंकड़ा अपलोड हो रहा है, परिणाम बदलेगा क्या? जयराम रमेश आराम से सोचें, श्री राम का नाम लेकर सोचें कि क्या उनके इस कुतर्क में रत्ती भर भी दम है? बिल्कुल नहीं साहब, बिल्कुल नहीं। कोई चलिए चौहान साहब, थोड़ा विषयांतर करते हैं, कुछ और सामाजिक जी। विषयों पर बात करते हैं। आप जैसा सुधीर प्रवक्ता मौजूद है। ये हरियाणा की सियासत में पहलवानों की लड़ाई बड़ा मुद्दा रही, खिलाड़ियों के संदर्भ में हरियाणा में बड़ा सम्मान और स्थान रहता है, ये बात कही जाती है। पर राजनीति के मैदान में हरियाणा में खिलाड़ी सफल नहीं होते, भाजपा हो या कांग्रेस, सारी कोशिशें असफल हो रही हैं। बबीता फोगाट, योगेश्वर दत्त पिछली बार निपट गए, इस बार दीपक हुड्डा और विनेश फोगाट निपटे जा रहे हैं। वो दीपक हुड्डा को 2,500-3 हजार वोट मिले आपके महम से, और विनेश फोगाट देश की बेटी, जुलाना की बेटी बनने में असफल होती दिख रही है। मैं कैप्टन आपसे योगेश सहमत हूं बहुत आगे चल रहे इस हैं। आपके इस क्या कहते हैं? विश्लेषण से कि हम लोग या राजनीतिक दल आमतौर पर खिलाड़ियों को उनकी जो सेलिब्रिटी वैल्यू होती है, उनकी लोकप्रियता के कारण के ये अपने अपने क्षेत्र में जैसे खेल के कारण लोकप्रिय हैं, ऐसे ही राजनीति में भी परिणाम लेकर के आएंगे। यही विचार करके एक कोई मिनट भी के लिए राजनीतिक दल रोकूंगा, आगे क्योंकि लेकर आता हूं। हरियाणा के 2024 के विधानसभा चुनाव का पहला परिणाम आ चुका है। पहला परिणाम जो आया है उसके तहत कांग्रेस पार्टी भले ही मुकाबले में पिछड़ रही है, पर पहला खाता कांग्रेस ने खोला है। कांग्रेस के नूह विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी आफ्ताब अहमद 45,016 वोटों से चुनाव जीत गया। हरियाणा विधानसभा चुनाव का पहला परिणाम कांग्रेस के पक्ष में, और वो भी बड़े अंतर के साथ, 45,016 वोट। चौहान साहब कुछ कहना चाहेंगे? 10 साल सरकार में रहने के बाद भी मेवात का भरोसा भाजपा के साथ लगातार तीसरी बार, आसपास भी नहीं। 2014 में भी देखिए, खाता नहीं खुला मेवात में, 2019 में भी नहीं खुला, और जी, वो जम्मू कश्मीर में सबसे कहा गया पहले- ईद में भी सिलेंडर सबसे पहले- देंगे और मुहर्रम पे भी सिलेंडर डॉक्टर साहब, देंगे, तो भी मेवात में खाता नहीं खुल रहा आप लोगों का। क्या कहते हो चौहान साहब? डॉक्टर साहब, डॉक्टर हिमांशु जी, सबसे पहले तो पहली जीत उन्होंने दर्ज की है कांग्रेस के प्रत्याशी ने। हमारे घनघोर विरोधी हैं, हमें बिल्कुल भी वो
उनकी विचारधारा के कारण, उनकी पार्टी के कारण अच्छे नहीं लगते। नाम बहुत अच्छा है, आफताब, और कांग्रेस का आफताब पहला चमकने वाला आफताब बना है हरियाणा के चुनावी नतीजों में। तो मैं खुले दिल से उनको शुभकामनाएं देता हूं। उनकी जीत का अंतर भी बहुत ज्यादा है, लेकिन ये मतदाता का आदेश है, इसको हमें विनय पूर्वक स्वीकारना ही होता है। मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी और अपनी ओर से भी उनको शुभकामनाएं देता हूं। रही बात मेवात में, हम मेवात में का मन हम जीत पाए कि नहीं जीत पाए, आपके सामने है। हमने मेवात समेत पूरे हरियाणा का एक समान विकास किया, मेवात का पिछड़ापन दूर करने की कोशिश की, लेकिन हमारे साथ एक दुर्भाग्यपूर्ण ट्रेंड जुड़ा हुआ है कि हम कुछ भी करें, कितना भी ईमानदारी और निष्पक्षता से काम करें, मुस्लिम मतदाता उनका रुझान भारतीय जनता पार्टी की तरफ हो ही नहीं रहा। और क्योंकि ये एकदम मुस्लिम बहुल सीट है, तो इस पर हम इससे बेहतर परिणाम की उम्मीद भी कर नहीं रहे थे। 10 साल सत्ता में रहने के बाद भी परिणाम की उम्मीद नहीं। भाई इतना साहब, हताश, मैंने आपको इतना कारण निराश। बताया, मैंने आपको कारण बताया। हम हिंदू और मुस्लिम में विकास के मामले में, विकास की योजनाओं के मामले में, अनुदान के मामले में कोई अंतर नहीं करते। हम एक आंख से हर हरियाणवी को देखने के संकल्प के साथ काम करते हैं, हमने किया। लेकिन अगर वहां के मुस्लिम मतदाता वे सांप्रदायिक आधार पर ही वोट करना चाहते हैं, वे सांप्रदायिक कांग्रेस की गाड़ी में ही चढ़ना चाहते हैं, तो भाई साहब, हिंदुस्तान में और हरियाणा में जबरन किसी का हाथ पकड़कर कमल का निशान दबवाने का कोई प्रावधान है नहीं। और हम ऐसा कर लेते तो आप जनता टीवी पर हल्ला अच्छा, मचा आप देते ऐसा हमारे कर खिलाफ। लेते वो तो छोड़िए, पर आपको एक चौंकाने वाले रुझान की ओर ले चलता हूं चौहान साहब। क्या जी 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 रुझान का मजा ही ये है, यही तो रुझान है। तो अभी हम बोल रहे थे कि देश की बेटी जुलाना की बेटी साबित नहीं हो रही, रुझान बदल गया है। विनेश फोगाट जी जुलाना विधानसभा क्षेत्र से 2147 वोटों से आगे चल रही है। मैं सेलिब्रिटी काम कर रही है। उस पर मैं चौहान जो कह साहब, रहा था, खिलाड़ियों पर मैं एक बात कहना चाह रहा था, जी अगर आप मुझे अनुमति दें तो मैं उसको कंप्लीट करता हूं। मैं ये कह रहा था कि चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो या कोई अन्य दल, जो खिलाड़ियों को या दूसरे सेलिब्रिटीज को मैदान में उतारते हैं, तो उनकी बतौर सेलिब्रिटी जो फेस वैल्यू है, जनता में लोकप्रियता है, उसका लाभ लेने के एंगल से ही हम लोग सेलिब्रिटीज को आगे करते हैं। चाहे वो खेल के सेलिब्रिटी हो, कोई सिंगिंग के सेलिब्रिटी हो सकते हैं, किसी अन्य फील्ड के भी सेलिब्रिटी हो सकते हैं, परंतु धरातल पर, राजनीतिक धरातल पर उतरकर वे उतने लोकप्रिय साबित हों, ये कतई आवश्यक नहीं होता। पिछली बार संदीप सिंह जी को हमने उतारा था, वो जीतकर आ गए थे और भी गए थे। विनेश का जहां तक मामला है, विनेश फोगाट को कांग्रेस ने उतारा, एक बड़ी कंट्रोवर्सी के बाद उतारा। कांग्रेस ने शायद ये चाहा कि जो पहलवानों के मामले में हल्ला गुल्ला रहा पिछले कई महीने तक या साल भर तक, उस हल्ले गुल्ले में से कांग्रेस पार्टी विनेश को आइकॉन बना करके विनेश को जिता लेगी, इसी भावना से कांग्रेस ने उतारा है। लेकिन 2000 की जो ये लीड है, ये कायम रहेगी, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है। वो जीत भी जाएं तो मुझे कोई हैरत नहीं होगी, लेकिन मुझे लगता है ये ट्रेंड बना नहीं रहेगा जस का तस। ये ट्रेंड बना नहीं रहेगा। एक बात और बताइए जी, इस बात पर आपको कितना मलाल है कि आप लोग प्रामाणिक कार्यकर्ताओं को छोड़कर आयातित नेताओं पर भरोसा करते हैं, पर जनता और वो नेता दोनों ही आप पे भरोसा नहीं करते। ये लोकसभा चुनाव में सम्माननीय रणजीत चौटाला, अशोक तंवर, नवीन जिंदल, वीरेंद्र चौहान जी जैसे प्रामाणिक कार्यकर्ताओं का दिल कितना रोता है जब वो इनका बाद में निश्चित क्रियाकलाप देखते हैं। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक प्रामाणिक कार्यकर्ता को तब पीड़ा तो होती ही है जब अधिक संख्या में बाहर से आए हुए या तुरंत फुरत पार्टी में आने वाले नेता वो उनकी तुलना में तेज गति से आगे बढ़ जाते हैं। ऐसा होना स्वाभाविक है और ऐसी पीड़ा से ग्रस्त मैं स्वयं भी हो सकता हूं, परंतु राजनीति वो अंक गणित की तरह 2 + 2 = 4 के
फॉर्मूले से नहीं चलती। राजनीति, डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी जी, वो बीज गणित है। राजनीति में बहुत सारी रणनीतियों का कॉम्बिनेशन वो अंततोगत्वा विजय का मार्ग प्रशस्त करता है। और चुनाव की राजनीति में आखिरी लक्ष्य बिल्कुल साफ स्पष्ट कह रहा हूं, सरकार बनेगी नहीं तो राजनीति कहां रहेगी। पार्टी संगठन जीतने के भाव से, जीतने की रणनीति के अनुरूप प्रत्याशियों का चयन करता है और उस प्रक्रिया में अनेक लोग, जिनमें मेरे जैसे भी कुछ साथी हो सकते हैं, वो बहुत बार दुर्भाग्य से पीछे रह जाते होंगे। इसका मलाल न हो ये कहना गलत होगा और कभी कभी चोट भी पड़ती है साहब, मैं स्वीकार करता हूं। हमने चौधरी रणजीत सिंह जी को ला करके हिसार लड़वाया, हमने अशोक तंवर जी को सिरसा लड़वाया, लड़े, हारे और फिर ऐन मौके पर चकमा देकर चले गए, धोखा देकर चले गए। हमारी गाड़ी से उतरकर महेंद्रगढ़ में या कहीं और जाकर के किसी और की गाड़ी पे जा चढ़े। जब ऐसा होता है तो निश्चित तौर पर पार्टी के भीतर, पार्टी के अंदरूनी मंचों पर भी इसकी चर्चा होती है और सार्वजनिक जीवन में, पब्लिक में भी हमको ये सुनने को मिलता है कि भाई देख लो तुमने के काट लिया, और दे लो अशोक तंवर से टिकट, और बना लो रणजीत सिंह ने। लोगों ने भी नकार दिया और उन्होंने आपको नकार दिया। ऐसी कड़वी टिप्पणियां सुनने को मिलती ही हैं और ऐसी टिप्पणियों के प्रति आंख कान बंद करना संभव नहीं होता डॉक्टर साहब, सुननी ही पड़ती हैं। अपने वीरेंद्र सिंह चौहान जी से बात करने में मजा ही इसलिए आता है कि एक आदमी है जो साफ बात करता है, खरी बात करता है। तो चौहान साहब, एक खरी बात और बताओ, ये आम आदमी पार्टी के साथ हरियाणा में क्या हो रहा है? हरियाणा का बेटा अरविंद केजरीवाल इतने महीने जेल में काटाया। हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि कहीं तो आम आदमी पार्टी आगे दिख जाए, कहीं वोट उसके जो है 5 अंकों में दिख जाए। बहुत मेहनत कर रहे हैं हमारी टीम, आप देखिए मेरे इर्द गिर्द कितने लोग बैठे हुए हैं, पर कहीं दिख ही नहीं रहा। क्या किए हो आप? देखिए डॉक्टर द्विवेदी, जब आम आदमी पार्टी के नेताओं ने, आम आदमी पार्टी के जेल बंद मुख्यमंत्री ने, उनके साथियों ने हरियाणा में धमाल मचाने का दावा ठोकना शुरू किया था, आपके चैनल समेत अनेक चैनल्स पर मुझे अपनी बात रखने का अवसर मिला और मैंने हमेशा ये कहा कि अपने आप को हरियाणा का बेटा कहने का दम भरने वाले, संयोग दुर्योग से हरियाणा की धरती पर पैदा हुए अरविंद केजरीवाल में हरियाणा जैसा कुछ है ही नहीं, हरियाणा के प्रति अपनापन है ही नहीं। अगर अरविंद केजरीवाल में हरियाणा वाली कोई बात होती, हरियाणा के प्रति अपनापन होता, हरियाणा को आप अपना मानती, तो हरियाणा में पैदा हुआ अरविंद केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आने के बाद पंजाब की अपनी सरकार से SYL के रास्ते रावी ब्यास के पानी में हमारा 1966 से लूटा जा रहा हिस्सा हमें दिलवाने की बात करता। लेकिन हरियाणा के इस कथित बेटे ने कहीं अपने मत करो आप, पुत्र धर्म का निर्वहन नहीं किया। आप पंजाब की सरकार में बढ़िया से हिस्सेदारी रखे रहे अकाली दल के साथ, तब तो पानी लेकर आए नहीं, और अरविंद केजरीवाल से पानी पानी और पानी। मैं बताता हूं, राष्ट्रीय दल हो साहब, मैं बताता हूं, एक वाक्य में स्थिति को साफ करता हूं। हरियाणा ने SYL के मामले में, रावी ब्यास के पानी में अपने हिस्से के मामले में लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी और उस लंबी कानूनी लड़ाई का संयोग से अंत या उसकी परिणति सुप्रीम कोर्ट के एक के बाद एक 3 निर्णयों के हरियाणा के हक में आने के रूप में हुई। तो उस समय हुई जब पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को लागू करना उसकी प्राथमिक जिम्मेदारी पंजाब की है। पंजाब उसको पूरा नहीं करेगा तो केंद्र की जिम्मेदारी बनती है। केंद्र प्रयासरत है, भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पर हरियाणा को उसके हिस्से का पानी दिलाएगी। हम उस दिशा में लगे हुए हैं। जब हम उस दिशा में लगे हुए हैं, वीरेंद्र जी का कहना है, पर मेरे पास में कुछ लेटेस्ट अपडेट है, वो अपडेट साझा करता हूं। ब्रेक पर जाने से पहले सबसे महत्वपूर्ण जो खबर है वो यही है कि भारतीय जनता पार्टी हरियाणा विधानसभा चुनाव में तीसरी बार सरकार बनाने की ओर अग्रसर है और बगैर बैसाखी के बनाने की ओर अग्रसर है। जम्मू कश्मीर के संदर्भ में कांग्रेस और एनसीपी गठबंधन स्पष्ट तौर पर सरकार बनाने की ओर अग्रसर है। हरियाणा के संदर्भ में हम अलग अलग रुझान आपके बीच में लेकर आ रहे हैं। एक बड़ा रुझान यह है
कि जिन चौधरी बंसीलाल को नरेंद्र मोदी अपनी हर सभा में याद कर रहे थे, और इसलिए याद कर रहे थे क्योंकि बंसीलाल जी की विरासत के तहत उनकी पुत्रवधू किरण चौधरी और पोती श्रुति चौधरी लंबा जीवन कांग्रेस में गुजारने के बाद भाजपा का हिस्सा बन गई। भाजपा के साथ बंसीलाल की विरासत का आना भिवानी में भाजपा को लाभ पहुंचा रहा है। ताजा रुझान यह है कि भिवानी जिले की चारों सीटों पर इस समय भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। भिवानी में घनश्याम सर्राफ आगे चल रहे हैं, तोशाम में श्रुति चौधरी आगे चल रही हैं, भवानी खेड़ा में कपूर सिंह आगे चल रहे हैं और लोहारू में जेपी दलाल आगे चल रहे हैं। तो कुल जमा बंसीलाल के परिवार का भाजपा का साथ चुनाव में सीधे तौर पर लाभ की ओर ले जाता हुआ दिख रहा है। ये ताजा स्थिति है। हमारे साथ जुड़ने के लिए चौहान साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी आपसे बातचीत करते रहेंगे, लेकिन समय एक छोटे ब्रेक पर जाने का। ब्रेक पर जाएंगे और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो देश के वरिष्ठ पत्रकार श्रवण गर्ग हमारे साथ रहेंगे। कहीं जाइएगा नहीं, हम बस गए और आए।